गुड आफ्टरनून दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से LNIS के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों एज यू नो जो हमारी एथिक्स की क्लासेज चल रही है मुख्य परीक्षा के लिए, मेंस के लिए, नीति शास्त्र की, उसमें हमारा टॉपिक 3rd चल रहा है। ठीक है, जिसमें हम एप्टीट्यूड फॉर सिविल सर्विसेज देख चुके हैं, इंटीग्रिटी भी देख चुके हैं। सिविल सेवा के लिए जो बुनियादी मूल्य उनमें इंटीग्रिटी हम कल हमने डिस्कस किया था। आज की क्लास में देखिए दोस्तों, हम जो सिविल सेवा के लिए बुनियादी मूल्य जो बचे हुए थे कल हमने बताया था, जैसे कि देखो इंटीग्रिटी कल देख लिया, ये कल डिस्कस कर चुके। आज हम डिस्कस करेंगे वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी, भेदभाव रहितता, इम्पार्शियलिटी, निष्पक्षता भी बोलते हैं इसको, गैर तरफदारी, नॉन पार्टिजनशिप, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, और एम्पैथी, टॉलरेंस एंड कंपैशन टुवर्ड्स द वीकर सेक्शंस, समानुभूति, सहिष्णुता और करुणा का भाव किनके प्रति? कमजोर वर्गों के प्रति। ये आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो दोस्तों शुरुआत करते हैं देखो वस्तुनिष्ठता से, ऑब्जेक्टिविटी से, कि ऑब्जेक्टिविटी क्या है। अब देखो दोस्तों, ऑब्जेक्टिविटी को समझने से पहले ना थोड़ा आप इसका जो अपोजिट है सब्जेक्टिविटी को समझो कि सब्जेक्टिविटी क्या है, आत्मनिष्ठता क्या है। देखिए आत्मनिष्ठता, इसको हम समझेंगे तो सब्जेक्टिविटी को, तो ऑब्जेक्टिविटी जो है वो भी आपको समझ में आएगी। देखो आत्मनिष्ठता यानी सब्जेक्टिविटी। अब सब्जेक्टिविटी क्या है? अब दोस्तों इसमें देखिए जो भी कुछ करते हैं हम तो किस पर निर्भर है? कर्ता पर, सब्जेक्ट पर निर्भर है। जो कर रहा है यानी हम जो भी कर रहे हैं वो हमारे ऊपर निर्भर है, हमारे ऊपर निर्भर है। ठीक है, हमारे ऊपर निर्भर है इसमें। और अब हमारे ऊपर निर्भर है तो जो हम करेंगे वही होगा, जैसा हम करेंगे वही होगा। ठीक है, हम जो करेंगे, अब ऐसा करेंगे तो फिर क्या होगा? इसमें मनमानापन होगा। फिर हमारे मर्जी का है ना, सब्जेक्टिव है, मनमानापन होगा। यहाँ पर हमारा जैसा मन होगा हम वैसा करेंगे, मनमानापन। ठीक है, ये है जैसे सब्जेक्टिविटी। अब ये वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी क्या है? ये दोस्तों इसका उल्टा है। इसमें किस पर डिपेंड करेगा? ऑब्जेक्ट पर, यानी कि दूसरों पर निर्भर करेगा। आप जो कर रहे हो वो दूसरों पर निर्भर करेगा, आपके ऊपर निर्भर नहीं है। अब दूसरे क्या हो सकते हैं इसमें? भाई कोई भी फैक्ट हो सकता है, कोई साक्ष्य हो सकता है, कोई गाइडलाइन हो सकती है, कोई नियम हो सकता है। ठीक है, जिसके बेस पर हम कुछ डिसीजन ले रहे हैं। यानी मान लीजिए अब पेपर का भी तो है ना दोस्तों, अपना प्रीलिम्स होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है ना प्रीलिम्स। अब उसको ऑब्जेक्टिव क्यों बोलते हैं? और मेंस जो अपना होता है वो सब्जेक्टिव होता है। मेंस सब्जेक्टिव है ना। अब वो सब्जेक्टिव क्यों है? अब क्योंकि दोस्तों सब्जेक्टिव है, उसमें जो आंसर लिखते हैं हम वो सबका एक जैसा थोड़ा ना हो सकता है, सबका उत्तर अलग अलग होता है। क्वेश्चन सेम है, मैं कुछ लिख रहा हूं, हो सकता है किसी और ने उस पर कुछ आंसर लिखा हो, किसी और ने कुछ लिखा हो, तो सब्जेक्टिव है। किस पर डिपेंड है? लिखने वाले पर, सब्जेक्ट पर। जो कर रहा है यानी उसी पर निर्भर है। अब वो जो कर रहा है वही है उसमें, तो अब वो अपने मनमानापन करेगा, जो भी करना चाहता है कर सकता है। बट जो हमारा प्रीलिम्स होता है जैसे ऑब्जेक्टिव होता है। अब उसमें मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आंसर ए है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ए है, तो सबके लिए ए है, वो उसके मनमानापन नहीं होगा। यहाँ पर मनमानापन नहीं होगा, वो ये नहीं बोल सकता कि नहीं मेरा तो बी है। मनमानापन यहाँ पर नहीं होता। ऑब्जेक्टिविटी में मनमानापन नहीं होता, सब्जेक्टिविटी में मनमानापन होता है। ये सब्जेक्टिविटी है आत्मनिष्ठता, और ये ऑब्जेक्टिविटी है वस्तुनिष्ठता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? गुड आफ्टरनून, जुड़ जाइए सब। ठीक है, अब देखिए अगर इसकी बात करें हम, भाई प्रशासन में इसकी बात करें तो फॉर एग्जाम्पल आप इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मान लीजिए आप किसी जिले में डीएम लगे हुए हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर लगे हुए, आईएएस ऑफिसर है, तो आपको रिकमेंड करना है 26 जनवरी पे या 15 अगस्त पे, जो भी मान लीजिए कोई राष्ट्रपति अवार्ड देता है, वीरता का पुरस्कार देता है, मान लीजिए राष्ट्रपति जी देते हैं। ठीक है, अब बालकों के लिए दिए जाना है पुरस्कार जो है वीरता का, वीर बालक पुरस्कार मान लीजिए। ठीक है, अब इसके लिए आपको आपके जिले से कोई नाम रिकमेंड करना है, वो भेजना है। आप डीएम लगे हुए हो, तो आपने क्या किया, मान लीजिए कि आपने आपका कोई रिश्तेदार था,
या फिर आपका कोई दोस्त था, उसके बच्चे का नाम आपने भेज दिया, रिकमेंड कर दिया कि इसको वीरता पुरस्कार दिया जाए। तो अब यहां पर आपने क्या किया है, मनमानापन किया है, यानी आपका जो डिसीजन है उसमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, मनमानापन है, ऑब्जेक्टिविटी नहीं है आपके इस डिसीजन में जो आपने लिया है, आपने रिकमेंड किया है आपके रिश्तेदार के बेटे को। अब इसमें मान लीजिए आप किसी ने आरटीआई लगा दी, कोई आपसे पूछ ले कि भाई इस बच्चे का नाम डीएम साहब आपने क्यों रिकमेंड किया था, तो अब आपने मनमानापन किया है, तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी, जवाब नहीं दे पाओगे क्या करना है, क्यों किया है। वही अगर मान लीजिए ये डिसीजन जो है ऑब्जेक्टिव होता, आपकी वस्तुनिष्ठता पर आधारित होता, ऑब्जेक्टिविटी पर आधारित होता, तो आप इस नाम को कैसे सजेस्ट करते, आप कुछ टेक्स्ट देते, कुछ तथ्य देखते, कुछ साक्ष्य, कुछ गाइडलाइंस देखते कि भाई इस पुरस्कार के लिए क्या गाइडलाइन है, किस गाइडलाइन के आधार पर मैं ये सब कर रहा हूं। यानी कि आपका जो डिसीजन है वो किसी तथ्य, किसी साक्ष्य, कोई गाइडलाइन, दिशा निर्देश जो भी आपको मिली है उस पर बेस्ड होगा, आपके खुद के मनमाने स्व विवेकाधिकार पर डिपेंड नहीं करेगा, वो इन सब पर डिपेंड करेगा। वो है दोस्तों वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, तो सब्जेक्टिविटी को देखा और ऑब्जेक्टिविटी को देखा, और बाद में ऑब्जेक्टिविटी को एग्जाम्पल के माध्यम से भी आपको समझाया। सिंपल सा एग्जाम्पल है और बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। भाई आपके जो डिसीजन हो रहे हैं वो कुछ फैक्ट्स पर आधारित होने चाहिए, कुछ तथ्यों पर आधारित होने चाहिए, आप क्यों डिसीजन ले रहे हो ये आपको पता होना चाहिए। और आपकी जगह पर अगर मान लीजिए कोई दूसरे डीएम साहब होते ना, आप नहीं होते, तो भी डिसीजन यही होता, ऑब्जेक्टिविटी होती उसमें, तब भी इसी बच्चे का नाम आता जिसका आप सजेस्ट कर रहे हो। यानी कि जैसे ऑब्जेक्टिव प्रीलिम्स वाला पेपर बताया ना, आंसर यही रहेगा, बच्चा वही रहेगा, इधर चेंज हो सकता है, मनमानापन कर रहे हो तो इधर कोई डीएम दूसरा आ गया तो वो और चेंज कर सकता है अगर सब्जेक्टिविटी है तो। ठीक है, ये है दोस्तों ऑब्जेक्टिविटी। अब इसको देखो भाई, ऑब्जेक्टिविटी वस्तुनिष्ठता सिविल सेवा का महत्वपूर्ण बुनियादी मूल्य है। ठीक है, अब नोलन कमेटी कल हम डिस्कस कर रहे थे, नोलन कमेटी बता रहे थे कि सब्जेक्टिविटी पे ऑब्जेक्टिविटी पे नोलन कमेटी क्या बोलती है, इंटीग्रिटी के लिए कल हमने देखा था नोलन कमेटी की क्या परिभाषा थी। यहाँ पर नोलन कमेटी क्या कह रही है, देखो यूके बेस्ड कमेटी है, ये यूके की कमेटी है एक नोलन कमेटी। देखो नोलन कमेटी कह रही है कि सार्वजनिक नियुक्तियां, मान लो कोई आपके अंडर में कोई सार्वजनिक नियुक्तियां करनी हो, अपॉइंटमेंट करनी हो, आपको कोई वैकेंसी निकली हो जॉब की, सार्वजनिक नियुक्तियां करने, संविदाओं को कोई भी कॉन्ट्रैक्ट टेंडर निकालना है आपको, उसकी स्वीकृति देनी, किसी व्यक्ति विशेष को कार्य, लाभ या पुरस्कारों की संस्तुति, जो अभी हमने देखा ना, किसी पुरस्कार के लिए आपको रिकमेंड करना हो, किसी को कोई लाभ देना हो, किसी को कोई कार्य देना हो, किसी को कोई टेंडर निकल रहा हो, कोई नियुक्ति हो रही हो, ये जो मामले हैं सिविल सर्विसेज में, उसका जो आप निर्णय ले रहे हो वो दोस्तों तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, साक्ष्यों पर आधारित होना चाहिए, हमने बताया ना, मनमानेपन नहीं होना चाहिए, एवं योग्यताओं पर आधारित होना चाहिए। आप उस बच्चे का नाम रिकमेंड कर रहे हो क्योंकि वो योग्य है, इसलिए ये ऑब्जेक्टिविटी है। ऐसे है कि उन्हें मनमाने तरीके से निर्णय और कार्य करने नहीं चाहिए। ये नोलन कमेटी के अनुसार ऑब्जेक्टिविटी को बताया गया था। जाके रूही, गुड आफ्टरनून। ठीक है, ये वस्तुनिष्ठता है, नोलन कमेटी के अनुसार देख लिया, ये रहा 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ है, नोलन कमेटी ने जो दिए थे। क्या कह रहे हैं, सार्वजनिक नियुक्तियों, पुरस्कारों, कोई जो ठेके देते हैं यानी कॉन्ट्रैक्ट, एवं लाभों की संस्तुति योग्यता के आधार पर की जाए, ये ऑब्जेक्टिविटी नोलन कमेटी के अनुसार देखी। अब देखते हैं दोस्तों कि ऑब्जेक्टिविटी का, भाई ऑब्जेक्टिविटी अगर शासन प्रशासन में रहेगी तो उसका महत्व क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, ये हम देखते हैं। तो देखो अगर वस्तुनिष्ठता रहेगी, मान लीजिए देखो अगर वस्तुनिष्ठता है, ऑब्जेक्टिविटी है दोस्तों, ठीक है, निर्णयों में जो भी डिसीजन ले रहा है सिविल सर्वेंट उसमें ऑब्जेक्टिविटी है, तो ऑब्वियस सी बात है ऑब्जेक्टिविटी है तो पारदर्शिता होगी ना, ट्रांसपेरेंसी रहेगी सिस्टम में, पारदर्शिता बढ़ेगी तो भ्रष्टाचार कम होगा ना, भ्रष्टाचार कम, ट्रांसपेरेंसी है सिस्टम में, भ्रष्टाचार कम होगा तो सुशासन, गुड गवर्नेंस, सुशासन आएगा तो जन केंद्रित शासन बनेगा, जनभागीदारी बढ़ेगी। यानी ऑब्जेक्टिविटी है तो पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा, पारदर्शिता वस्तुनिष्ठता प्रशासन में जवाबदेहिता को बढ़ाती है। आप जवाब दे हो ना, आपको बताना पड़ेगा उस बच्चे का नाम क्यों आपने चूज किया था, क्यों उसको रिकमेंड किया था। भ्रष्टाचार को रोकने में सहायक है, वस्तुनिष्ठता अन्य प्रशासनिक मूल्यों के क्रियान्वयन में सहायक है, नीति क्रियान्वयन, कोई भी इंप्लीमेंट करना है, कोई भी पॉलिसी आई है उसको इंप्लीमेंट करना है तो वस्तुनिष्ठता उसमें सहायक है। आप कुछ फैक्ट्स, कुछ तथ्य, कुछ गाइडलाइंस, कुछ दिशा निर्देश
नियम नियम उनके आधार पर डिसीजन ले सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये वस्तुनिष्ठता के महत्व और उपयोग है। और तो ये तो हम सत्यनिष्ठा में भी देखे थे, लगभग ये तो सेम ही रहेंगे। सुशासन की स्थापना होगी, नैतिक शासन की स्थापना होगी, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी, लोकतांत्रिक मूल्यों का साकारीकरण होगा, इंक्लूसिव ग्रोथ होगी, गुणवत्तापूर्ण सेवा मिलेगी, वस्तुनिष्ठता अगर होगी प्रशासन में तो, लोक निधि का सदुपयोग, संवैधानिक मूल्यों का साकारीकरण, प्रशासन में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, जन केंद्रित शासन की स्थापना, प्रशासन में जन भागीदारी। ओवरऑल देखें तो जो हमारा प्रशासन है वो कुशल, प्रभावी एवं निष्पक्ष बनेगा। ये वही सेम पॉइंट हम जो अपने हमने इंटीग्रिटी सत्यनिष्ठा में पढ़े थे वही यहाँ पर भी रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अब गैर तरफदारी क्या है? देखो दोस्तों, सिंपल से कॉन्सेप्ट है। गैर तरफदारी, निष्पक्षता, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से आप समझोगे। गैर तरफदारी क्या है भाई? जो किसी की तरफदारी नहीं करता है, मक्खन नहीं लगाता किसी को, बटरिंग नहीं करता है, वो गैर तरफदारी है। किसी की नहीं सुनता है भाई, जो है अपनी सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, उसके हिसाब से फैसले लेता है। अब इसमें क्या है भाई? गैर तरफदारी, हाँ ये तो है ही, सिविल सेवा का आधारभूत है, बुनियादी मूल्य। अब इसमें जो मेनली जो सिविल सर्विस में देखा जाता है वो क्या है, इसमें ऐसे क्या निकलेगा दोस्तों कि जो भी सिविल सर्वेंट है, जो भी लोक सेवा है, अब उसको व्यक्तिगत रूप से चाहे दोस्तों कोई भी वो किसी भी पार्टी को, किसी भी नेता को, किसी भी राजनीतिक दल को पसंद करे या नापसंद करे, डजेंट मैटर, बट उसके जो प्रशासनिक क्रियाकलाप है उनके संपादन में दोस्तों उसको किसी की तरफदारी नहीं करनी है। यानी कि आप सिविल सर्वेंट है, मान लीजिए आप घर पे अपने घर वालों को आप बिल्कुल बता सकते हैं कि विशेष कि इस पार्टी विशेष को आप वोट दीजिए, इस पार्टी के इस फलाने नेता को आप वोट दीजिए, इस व्यक्ति विशेष को आप वोट दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपनी फैमिली में बताइए। बट वो सब जो है वो आपके जो प्रशासनिक क्रियाकलाप है, जो आपकी ऑफिस है, उसमें वो नहीं झलकना चाहिए कि आप किसी पर्टिकुलर एक पार्टी की तरफदारी कर रहे हो या किसी एक नेता की तरफ आपका झुकाव है, किसी पर्टिकुलर पार्टी की तरफ आपका झुकाव है, वो गैर तरफदारी है। यानी कि आपको जो भी कार्य कर रहे हैं वो सारे गैर राजनीतिक ढंग से करने हैं। पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए आपके किसी भी निर्णय में, आपके किसी भी डिसीजन में, किसी भी काम में। जिसमें मोस्टली क्या आता है, आप किसी भी राजनीतिक दल को चंदा नहीं दोगे एज ए सिविल सर्वेंट। राजनीतिक दल की गतिविधियां, जैसे मान लो कोई धरना प्रदर्शन हो रहा है, उसमें शामिल नहीं होगे। अब वैसे शामिल हो सकते हो, ऑब्वियस सी बात है, आप वहाँ एसपी लगे हुए हो और आपके जिले में धरना प्रदर्शन हो रहा है, तो एज ए एसपी तो आप वहाँ रहोगे ही, बट आप एकदम निष्पक्ष रूप से रहोगे, आप ड्यूटी निभाओगे वहां पर। ऐसा नहीं कि आप उनके जो वो बोल रहे हैं उस हिसाब से अपने कर्तव्यों का निष्पादन कर रहे हो, ये नहीं करोगे। लोकतंत्र की देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लोकतंत्र की सफलता के लिए सिविल सेवकों में गैर तरफदारी का होना अपरिहार्य है, आवश्यक है। गैर तरफदारी होनी ही चाहिए लोकतंत्र के लिए, तभी लोकतंत्र चलेगा। कैसे? बहुत सिंपल है। देखो दोस्तों, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी, ठीक है। अब लोकतंत्र मजबूत है किस पर डिपेंड करता है? जो पीरियडिक इलेक्शन होते हैं, जो आम चुनाव होते हैं हर 5 साल में, वो निष्पक्ष होने चाहिए। ऑब्वियस सी बात है ना, तभी लोकतंत्र अच्छा रहेगा ना, हेल्दी डेमोक्रेसी रहेगी अगर चुनाव निष्पक्ष होंगे तो। निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। अब मान लीजिए जैसे हम बता रहे हैं कि लोकतंत्र की सफलता के लिए सिविल सेवकों में गैर तरफदारी का होना आवश्यक है। अब ये चुनाव संपन्न कैसे होते हैं? चुनाव आयोग के माध्यम से, है ना, ठीक है। चुनाव आयोग हेल्प किसकी लेता है? सिविल सर्वेंट्स की। एसपीडीएम देखते हैं चुनावों को जिले लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखते हैं ना। अब मान लीजिए दोस्तों, ये ही लोग अगर किसी राजनीतिक दल या किसी राजनीतिक नेता की तरफदारी कर रहे हैं, यानी कि एक तरीके से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पा रहे, फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? लोकतंत्र खतरे में, ऑब्वियस सी बात है। फिर जो जिस नेता की या जिस राजनीतिक दल की तरफदारी कर रहे हैं, जिसकी तरफ इनका झुकाव है, जिसकी तरफ ये जिससे इन्फ्लुएंस है, वो पार्टी जीतेगी, वही सत्ता में आएगी, तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो यानी कि लोकतंत्र की सफलता के लिए गैर तरफदारी का होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, समझे इस पॉइंट को? गैर तरफदारी, उसको दोस्तों राजनीतिक तटस्थता भी कहते हैं, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। यानी कि आपको राजनीतिक रूप से एकदम तटस्थ हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी पार्टी शासन में है, कौन सी पार्टी शासन में नहीं है। ये है दोस्तों गैर तरफदारी, नॉन पार्टीजनशिप। भेदभाव रहितता, इम्पार्शियलिटी मीन्स निष्पक्षता। ये तो बहुत सिंपल है भाई, कोई पक्षपात नहीं करना है आपको किसी के साथ भी, निष्पक्ष रहना है। कोई भी व्यक्ति है, मान लो आपके पास आता है, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भाषा का हो, किसी भी क्षेत्र से आया हो, उसकी कोई भी प्रॉपर्टी हो, कोई भी निवास स्थान हो, यानी कि किसी भी बेस पर, किसी भी आधार पर आपको पक्षपात नहीं करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि यार ये तो मेरी कास्ट का व्यक्ति है, मेरी जाति का है, तो इसके लिए कुछ विशिष्ट में
कार्य करूं, कुछ विशिष्ट इसके लिए मैं प्रशासन से लाभ पहुंचाऊं, नहीं कि ये तो मेरे धर्म का है और मैं भी इस पर्टिकुलर धर्म का हूं तो मैं इसको कुछ फायदा पहुंचाऊं, नहीं। आपके जो भी डिसीजंस होंगे बिल्कुल न्यूट्रल होंगे, एकदम निष्पक्ष होंगे, ठीक है। ये भेदभाव रहता है, इम्पार्शियलिटी है। अब इससे क्या फायदा होगा, मान लीजिए दोस्तों गवर्नमेंट की नीति आती है, पॉलिसी, ठीक है, योजनाएं आती हैं। अब ये आने के बाद इनको इंप्लीमेंट कौन करते हैं, सिविल सर्वेंट, वही तो क्रियान्वित करते हैं। अब मान लीजिए निष्पक्षता नहीं होगी तो क्या होगा, ये इनका इंप्लीमेंटेशन ठीक से हो पाएगा, अगर पक्षपातपूर्ण तरीके से होगा तो फिर क्या करेंगे, जो भी पॉलिसी आई है, जो भी कुछ आया है, क्या करेगा, जो नेता या जो भी सिविल सर्वेंट जिस क्षेत्र का है उस क्षेत्र के लिए वो प्रयास करेगा, अब उस जाति के लिए प्रयास करेगा। वो सोचेगा कि ये जो स्कीम आई है, ये योजना आई है, इससे मेरी जो विशिष्ट जाति को कुछ फायदा होना चाहिए, उस जाति विशेष के व्यक्तियों को फायदा होना चाहिए, या फिर उस धर्म विशेष के व्यक्तियों को इससे फायदा होना चाहिए, तो भेदभाव रहता रहेगी। तो ये भेदभाव रहता रहनी चाहिए आपके डिसीजन में, निष्पक्षता रहनी चाहिए, ठीक है। ये है दोस्तों इम्पार्शियलिटी। अब देखते हैं इन दोनों के शासन प्रशासन में क्या इनका महत्व क्या है, उपयोगिता क्या है, और निष्पक्षता की, इम्पार्शियलिटी की और नॉन पार्टिजनशिप की, गैर तरफदारी का। तो दोस्तों वही प्रशासन में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा, जवाबदेहिता को बढ़ावा मिलेगा, भ्रष्टाचार को रोकने में सहायक है, अन्य प्रशासनिक मूल्यों के क्रियान्वयन में सहायक है, नीति क्रियान्वयन में सहायक है। वही पॉइंट्स हैं, ये तो वही रिपीट्स होंगे, वही लोक निधि का सदुपयोग जो हम इंटीग्रिटी में पढ़े थे, इसमें भी पढ़े थे, थोड़ा थोड़ा इनमें चेंजेज है, ठीक है। ये आप पीडीएफ से पढ़ लेना, जो LNIS का हिंदी टेलीग्राम चैनल है, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होता है, ठीक है, हिंदी टेलीग्राम चैनल से, वहां से क्लास के जस्ट बाद आप इसकी PDF डाउनलोड कर लिया करो और वहां से पढ़ लिया करो, ठीक है। ये वही पॉइंट है सेम, क्या उपयोगिता रहेगी। अब दोस्तों अगला है, इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस। अब डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस जो है, सार्वजनिक सेवा के प्रति जो समर्पण भाव है, इसको समझने से पहले दो चीजों को देखो। एक तो हम देखेंगे कि भाई 1947 से पहले, जब हमारे आजादी से पहले, यानी कि जब यहाँ पर औपनिवेशिक शासन था, अंग्रेजों का शासन था, तब हमारी ब्यूरोक्रेसी में क्या क्या कुछ उसके फीचर्स थे, और 1947 के बाद क्या क्या फीचर्स आए, इनको देख के फिर हम देखेंगे भाई सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव क्या है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 1947 से पहले जब हम आजाद नहीं हुए थे तो क्या किस तरीके की ब्यूरोक्रेसी थी, किस तरीके का सिविल सर्वेंट होते थे, उनका होता हुक्म चलाना दोस्तों, हुक्म चलाते थे अपना, जो बोल दिया वही हो गया। स्वयं को जनता का स्वामी समझते थे कि हम जनता के स्वामी है, जनता हमारे नौकर है एक तरीके से, या फिर जनता हमारी, हम मालिक है उसके, जनता प्रॉपर्टी है, इस तरीके का मान लो। यथास्थिति को बहाल रखते थे कि हाँ जो चल रहा है ना चलने दो, वो बहुत ज्यादा सुधार नहीं करने, रिफॉर्म नहीं चल रहा है चलने दो। कानून व्यवस्था की बहाली, बस कानून व्यवस्था बनी रहे, बिगड़े नहीं, बस उसमें कुछ और रिफॉर्म्स होने चाहिए, इस चीज से कोई मतलब नहीं था। उत्तरदायित्व जो है किसके प्रति था, अभी तो सार्वजनिक सेवा के प्रति है, आम जनता के प्रति उत्तरदायित्व जो हमारे सिविल सेवक है, तब किसके प्रति था, ब्रिटिश क्राउन के प्रति। 1857 के बाद ब्रिटिश क्राउन के प्रति उत्तरदायी थे वो। जनता की समस्याओं और आवश्यकताओं के प्रति उपेक्षा का भाव था, कोई मतलब नहीं था जनता की समस्याओं से। अकाल पड़ रहा हो, कितने अकाल पड़े थे, अकाल पड़ रहा हो, कोई महामारी फैल रही हो, उनको कोई मतलब नहीं है। इस टाइप की ब्यूरोक्रेसी थी आजादी से पहले। स्वामी को खुश रखने की प्रवृत्ति थी, भाई जो उनके ऊपर है, जो बॉस है, उसको खुश रखना है बस, नीचे जनता से कोई मतलब नहीं है। इस तरीके का जो सार्वजनिक सेवा जो थी भारतीय प्रशासन की स्थिति ये थी 1947 से पहले। अब 1947 के बाद क्या बदलाव आया दोस्तों, सुशासन की स्थापना के प्रयास किए जा रहे हैं ना। अब जनता को मालिक नहीं समझ, जनता को से खुद को मालिक नहीं समझते, मतलब आज के सिविल सेवक ये नहीं कि वही मालिक है, वो जनता के सेवक हैं। PM साहब ने भी प्रधान सेवक बताया खुद को, ठीक है। नैतिक शासन की स्थापना के प्रयास किए जा रहे हैं, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के प्रयास किए जा रहे हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों के साकारीकरण के प्रयास, समावेशी विकास पर बल दिया जा रहा है, गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने पर बल दिया जा रहा है। आज की जो सिविल सर्विसेज है उसके बाद, आजादी के बाद की, उसकी ये स्थिति है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कानून व्यवस्था बनी रहे, उसमें रिफॉर्म्स हो रहे हैं। यथास्थिति को बहाल रखना नहीं है। उत्तरदायित्व अब ब्रिटिश क्राउन के प्रति नहीं है, अब जनता के प्रति उत्तरदायित्व है। जनता की समस्याओं और आवश्यकता जो है उनको सुना जाता है, विभिन्न प्रकार की योजनाएं आ रही हैं, हो रहा है ना, ये सब चेंजेस है ना उसके बाद। तो ये दोस्तों हमने दो स्थिति देखी। अब देखिए भाई सिविल सेवा के आधारभूत मूल्यों,
भाई सिविल सेवा के जो भी आधारभूत मूल्य हैं और आदर्श हैं उनको स्वीकार करते हुए विनम्रता पूर्वक सत्यनिष्ठा के साथ नागरिक सेवाओं की त्वरित, फास्ट, प्रभावी, इफेक्टिव, निष्पक्ष, एकदम पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए और गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति ही सिविल सेवा के प्रति समर्पण भाव को दर्शाती है। देखो इतना ये पढ़ना, ये डेफिनेशन छोड़ो, आप ऐसे समझो सार्वजनिक सेवा के प्रति, एग्जांपल से समझो इसको। अभी जैसे कोरोना का टाइम आया था दोस्तों, है ना, कोरोना के टाइम पे आपने देखा होगा डॉक्टर्स ने कितना डेडिकेशन दिखाया था। अपनी जो उनकी व्यक्तिगत कठिनाइयां थी नहीं, खुद की फैमिली की, खुद को देखते हुए कि यार मुझे भी हो सकता है, मुझे कोरोना हुआ तो मेरी फैमिली को भी हो सकता है, फिर भी डेडिकेशन देखने को मिला ना कोरोना के टाइम पर डॉक्टर्स का। तो क्या था, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव था, डेडिकेशन था। और बहुत सारे मीम्स वीडियोज वायरल होते हैं, जैसे एक एसपी साहब का हुआ था, कहीं पे बाढ़ आई हुई थी आई थिंक, और एसपी साहब उस बाढ़ में खुद वहां जाकर वायरलेस लटक रहा है, गन जो भी है उसमें यूनिफॉर्म में, खुद जो बचाव कार्य है उसमें खुद कार्य कर रहे हैं, उसको निकाल रहे हैं वहां से लोगों को। एक वीडियो आया था, एक मीम आया था जिसमें एसपी साहब खुद कार्य कर रहे थे। यानी कि वो व्यक्तिगत कठिनाइयों को नहीं देख रहे हैं कि मुझे भी दिक्कत हो सकती है, बट वो सार्वजनिक सेवा के प्रति इतना समर्पण भाव है, डेडिकेशन है उनका कि ये करना है हमको, अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं, अपनी जो ड्यूटी है उसको संपादित कर रहे हैं अच्छे तरीके से। आपदा इत्यादि के समय व्यक्तिगत कठिनाइयों को दरकिनार करते हुए जी जान से लोगों को जान माल की रक्षा करने का प्रयास, ये सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव है, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, ये होना चाहिए एक सिविल सर्वेंट में। तो ये दोस्तों हमने 2-3 टॉपिक देखे। अब जो इसमें लास्ट है हमारा वो है कि भाई कमजोर वर्गों के प्रति समानुभूति का भाव, ठीक है, सहिष्णुता का भाव और करुणा का भाव, एम्पैथी टुवर्ड्स द वीकर सेक्शंस, टॉलरेंस टुवर्ड्स द वीकर सेक्शंस एंड कंपैशन टुवर्ड्स द वीकर सेक्शन। इन तीनों को अपन देखेंगे अलग अलग। अब इसमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम कमजोर वर्गों की बात कर रहे हैं, वीकर सेक्शन की, तो भाई कमजोर वर्ग हम किसको बोल रहे हैं ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो दोस्तों देखिए, कमजोर वर्ग का आशय यहाँ है भाई समाज में जो सामाजिक रूप से, सोशली, आर्थिक रूप से, इकोनॉमिकली और शैक्षणिक रूप से, एजुकेशनली पिछड़े हैं या कमजोर है, या फिर अपनी अवस्था के कारण दोस्तों, या फिर किन्हीं समस्याओं से ग्रस्त है, उन लोगों को हम कमजोर वर्ग मान रहे हैं। यथा मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति है, कोई बच्चे हैं, वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, दिव्यांग हैं, कोई ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं, किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति हैं, उनको हम यहाँ पर वीकर सेक्शन मान के चल रहे हैं कि ये कमजोर वर्ग है। इनके प्रति सिविल सर्वेंट में एम्पैथी होनी चाहिए, सहिष्णुता होनी चाहिए, करुणा का भाव होना चाहिए, तभी एक उत्कृष्ट सिविल सेवक बन पाएगा, तभी एक उत्कृष्ट सिविल सेवा का निर्माण होगा, तभी जन भागीदारी बढ़ेगी। और जो वंचित वर्ग है ये भी मूल धारा में आकर जुड़ेगा। ये कमजोर वर्गों के प्रति 3 वो हैं, इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखिए अब इसमें देखो, अब ये कमजोर वर्गों के प्रति जो है ये जो भाव है, इसका दोस्तों जो आधार कहाँ है, हमको आधार कहाँ देखने को मिलता है कि ये हमको एक सिविल सर्वेंट को या फिर एक आम आदमी को भी कमजोर वर्गों के प्रति उसमें एम्पैथी होनी चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए, करुणा होना चाहिए। कैसे दोस्तों, भारतीय संविधान हमारी जो प्रस्तावना है ना, प्रीएम्बल जो है, प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता की बात की गई है दोस्तों, फ्रेटर्निटी, बंधुता बढ़ाने के लिए बात की गई है ना संविधान में, की गई है बिल्कुल। अब बंधुता क्या है दोस्तों, ये भाईचारे को इंगित करती है, बंधुता भाईचारे को इंगित करती है, संविधान में वर्णित है। और दोस्तों अब हम एक ही मातृभूमि के पुत्र या पुत्री हैं, एक ही मातृभूमि के पुत्र या पुत्री हैं, हम सभी नागरिक भाई भाई हैं। तो हमारा क्या दायित्व बनता है, हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का साथ निभाएं, एक दूसरे की सहायता करें, ये हमारा दायित्व बनता है ना, मोरल ड्यूटी भी बनती है। तो अब दोस्तों ये बंधुत्व की जो भावना है जो हमारे संविधान में है, बंधुत्व की जो भावना है, इसको साकारित करने के लिए कि फ्रेटर्निटी की भावना साकारित हो, उसको करने के लिए समाज के जो कमजोर वर्ग हैं, जो अक्षम व्यक्ति हैं, अक्षम लोगों के प्रति हमको सहानुभूति, सहिष्णुता, संवेदना, इसका भाव होना चाहिए। समझ रहे हो? यानी कि दोस्तों इसका जो आधार है वो हमारे संविधान में है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुता को बढ़ाने की बात की गई है, और बंधुता मीन्स हमारा भाईचारा, और हम एक ही मातृभूमि के रहने वाले हैं सब, ठीक है, सब एक ही मातृभूमि के पुत्र पुत्री हैं, एक ही मातृभूमि के सभी नागरिक हैं, सभी भाई भाई हैं। तो हमारा दायित्व बनता है कि हम सबकी मदद करें और एक दूसरे का साथ निभाएं। और इसमें क्या है, गांधी द्वारा भी दोस्तों जो अंत्योदय, गांधी जी को हम टॉपिक नंबर 5 में पढ़ेंगे डिटेल में। तो गांधी जी की जो अंत्योदय की अवधारणा है, अंत्योदय,
गांधी जी ने इसमें कहा कि जो अंत में सबसे अंतिम छोर पर खड़ा कोई व्यक्ति है, समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति के उदय की बात की गई है, जिसमें सर्वोदय आदर्श सम्मिलित है। गांधी ने भी इसकी बात की थी। और दोस्तों फिर दूसरा इसमें क्या है, भाई आप प्रशासन में हो, मान लो सिविल सर्वेंट हो, ठीक है, आप आईएएस हो या आईपीएस हो, तो मानते हैं आपको नियमों के अनुसार कार्य करना है, नियमों कानूनों इनसे बंधकर काम करना है, मानते हैं इस बात को। बट दोस्तों इसका ऐसे ये भी नहीं है ना कि बिल्कुल मशीन बन जाना है, एकदम यांत्रिकता के रूप में यांत्रिकरण हो जाए, मशीनीकरण हो जाए, ऐसे रोबोट की तरह एक सिविल सर्वेंट बैठा है, उसके अंदर कोई ना तो एम्पैथी है, ना सिंपैथी है, ना टॉलरेंस है, ना कंपैशन है, सिर्फ जो नियम है कानून है उसी के हिसाब से काम कर रहा है, तो उससे भी काम नहीं चलेगा ना। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, इसको ऐसे समझो दोस्तों कि आप डीएम लगे हुए हैं, ठीक है, आप डीएम लगे हैं और आपके पास मान लीजिए कोई वृद्ध महिला आती है, ठीक है, और वो वृद्ध महिला आपसे आके कहती है कि मैं 2 दिन से भूखी हूँ, ठीक है, मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया है और परिवार में मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, और बेटा मुझे जो मेरा पीडीएस का जो यानी जो अनाज मिलता है ना अपने जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू, पीडीएस का जो अनाज है मुझे वो भी नहीं मिल पा रहा है, वो भी नहीं मिलता है मुझे, और मैं अकेली हूँ, कोई है नहीं मेरे साथ, गांव से आई है। आपने जाना कारण पूछा तो पता लगा कि आपके पास माताजी बोल रही है ना तो आधार कार्ड है ना राशन कार्ड है, यानी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। आपने पूछा कि माताजी डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं बने, तो उसने बता दिया बेटा मेरा कोई है नहीं, मैं अकेली हूँ, किसी ने बनवाए नहीं और मैंने कभी बनवाए नहीं और अभी तक मुझे जरूरत नहीं पड़ी, या फिर जो भी एक्सवाइजेड रीजन दिया, अब मुझे खाना चाहिए, अब मुझे राशन चाहिए। अब वो आपके पास आई, अब आपने देखा डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अब नियम तो क्या कहते हैं कि अब आप उनको ये बोल के भेज सकते हो कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, फिर मैं तो नियमों से बंधा हुआ हूँ, नियमों के अनुसार कार्य करेंगे। बट ये कोई सॉल्यूशन थोड़ी नहीं है दोस्तों, आपका सिंपैथी होनी चाहिए, कुछ आपके अंदर करुणा होनी चाहिए, आपका डिसीजन ऐसा होना चाहिए कि अभी कागज नहीं है तो कुछ टेम्पररी लेवल पे इसकी हेल्प हो जाए, यही करोगे ना। एक मशीन की तरह थोड़ा ना चलोगे, नियम कानून है, कागज नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है तो कुछ नहीं होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, समझ रहे हो ना क्या समझाना चाह रहा हूं। तो दोस्तों प्रशासनिक अधिकारी को सहृदय होना चाहिए, यानी कि समझे, भावनाओं को भी समझे, कोई अगर इश्यू है तो उसको भी समझे। आशय है कि दोस्तों कोई भी जाति, भाषा, लिंग, धर्म, प्रांत इनका कहीं से हो, ठीक है, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उसका सबके प्रति जो उनकी तकलीफ है उसको महसूस करने का, सबके प्रति समानुभूति पूर्वक उसका व्यवहार होना चाहिए सिविल सर्वेंट का। ये सिविल सेवा के जो एम्पैथी, टॉलरेंस और करुणा के बारे में जो ये बातें हैं दोस्तों। अब इनको एक एक करके देखते हैं थोड़ा, देखिए। अब कमजोर वर्गों के प्रति समानुभूति का भाव, एम्पैथी टुवर्ड्स द वीकर सेक्शन। भाई एम्पैथी क्या है? समानुभूति, इसको परानुभूति भी बोलते हैं, इसको तदनुभूति भी बोलते हैं। एम्पैथी इंग्लिश में आप याद रखना, ट्रांसलेशन कुछ भी हो सकता है, इंग्लिश में आप याद रखना एम्पैथी बोलते हैं, ठीक है। अब एम्पैथी क्या है दोस्तों? देखो एम्पैथी वैसे तो ये संवेगात्मक समझ है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि इसको भी देखो एक एग्जांपल से समझो, एग्जांपल से समझाता हूं कि एम्पैथी क्या है। मान लीजिए कि एम्पैथी और सिंपैथी में डिफरेंस भी पता होना चाहिए, इस एग्जांपल से आपको वो भी समझ में आएगा, ठीक है। एम्पैथी और सिंपैथी, ठीक है, दोनों अलग अलग वर्ड है। सिंपैथी का मतलब है सहानुभूति, सहानुभूति, और एम्पैथी का मतलब है समानुभूति, समानुभूति या परानुभूति या तदनुभूति। अब मान लीजिए दोस्तों कि आपका कोई जानने वाला है या आपका कोई दोस्त है, ठीक है, उसके घर में कोई घटना हो गई है, XYZ जो भी, यानी वो दुख में है, दर्द में है, डेथ हो गई है, जो भी आप मान सकते हैं, कुछ हुआ है उसके साथ, कुछ अच्छा नहीं हुआ है, और आप उसके घर जा रहे हैं, ठीक है, 3-4 दोस्त थे, आप लोग उसके घर जा रहे हैं। अब घर जाते टाइम भी आप आराम से गाड़ी में गाने बज रहे हैं, आराम से आप खाते पीते जा रहे हो, जिसको चॉकलेट खाना है, कुछ पीना है, खाना है, सब आराम से जा रहे हो, हंसते खेलते जा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे ही उसके घर पहुंचे, पहुंचने पे आप उसको संवेदना व्यक्त कर रहे हो, अपनी सिंपैथी दिखा रहे हो कि हाँ यार जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ है, ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये नहीं हुआ था, बस 2-4-5 मिनट के लिए। फिर वहां से आप निकल के वापस आ गए। जैसे ही वापस आ रहे हो, आपका सेम वही गाने बजाने स्टार्ट गाड़ी में, जो ही खाना पीना चल रहा था वो सब खाना पीना स्टार्ट गाड़ी में। तो ये क्या था दोस्तों? ये है सिंपैथी, ओनली सिंपैथी, यानी कि सहानुभूति। एक औपचारिक रूप में बस आप एक सहानुभूति दे के आए हो कि हाँ ठीक है, आप उसके दर्द को फील नहीं कर रहे हो, उसके जैसी अनुभूति नहीं कर रहे हो। समानुभूति,
सम अनुभूति, उसके जैसी जो उसको जो दर्द है, वो दर्द या पीड़ा जो है उसको आप समझ नहीं पा रहे हो, से समझ भी गए हो तो उसको फील नहीं कर रहे हो, यानी कि आपके एक्शंस में वो नहीं दिख रहा है। आप केवल संवेगात्मक रूप से जुड़े हुए हो, केवल भावात्मक रूप से जुड़े हुए हो, सिर्फ आपने सिंपैथी बोला बस, ठीक है। वही मान लीजिए एम्पैथी क्या होगा, आप जा रहे हो, कर रहे हो, आपको पता लगा है इतने प्रॉब्लम में है, वो ऐसे है, वो मान लीजिए 2 दिन से उसके घर में खाना नहीं बना है, तो आप भी सेम वही हो रहा है आपके भी, कि यार मेरा दोस्त था, इतना अच्छा दोस्त था, आप भी उतने ही परेशान हो जितना वो परेशान है, आपके भी वही सेम हो रहा है, आप भी खाना नहीं खा रहे। तो ये क्या है, ये है एम्पैथी, यानी कि आप जब तक उसको समझ नहीं रहे हो ना पूरा, उसकी जो उसके साथ जो घटित हो रहा है, जो दुख दर्द पेन में जो है, उसको समझ रहे हो सिर्फ, और सिर्फ संवेदना व्यक्त कर रहे हो औपचारिक रूप से, वो तो है सिंपैथी। और एम्पैथी, उसको समझ भी रहे हो, साथ में वो उस तरीके का व्यवहार भी कर रहे हो, वो एक्ट भी आप कर रहे हो, वो है एम्पैथी। एक और एग्जांपल से इसको समझो, स्वामी विवेकानंद जी दोस्तों जब शिकागो गए थे ना, धर्म सम्मेलन हुआ था शिकागो में, तो शिकागो में जब स्वामी विवेकानंद जी गए थे, धर्म सम्मेलन जब हुआ था, आई थिंक 1893 की बात है, देख लेना जो भी जब का भी था, धर्म सम्मेलन जब हुआ था शिकागो में, तो विवेकानंद जी कहीं अपने दोस्त के वहां जहां भी रुके हुए थे सम्मेलन से पहले, बट जब सम्मेलन हुआ शिकागो का, तो सम्मेलन में तो जो उनका फेम मिला, उस सम्मेलन के बाद तो जो मीडिया कवरेज मिला उनको, उनकी जो प्रतिष्ठा बढ़ी, वहाँ पर लोग उनको जानने लगे, यार कितना ज्ञानी आदमी है, उन्होंने जो बातें बोली, उनके भाषण की शुरुआत थी कि मेरे प्रिय अमेरिका वासियों, भाई और बहनों, शुरुआत की तो लोगों ने तालियां बजाई, मतलब कहने का मतलब उसके बाद उनको इतना वहाँ फेम नाम वो मिला कि जहाँ वो रुके हुए थे ना, वहाँ से उनको लेके दूसरी जगह रोका गया, और अब जहाँ उनको रोका गया था एकदम बढ़िया भव्य, कि यार ये तो एकदम भव्य तरीके से उनका स्वागत किया और उनको रोका, और उनके लिए शाम को जब खाने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यंजन परोसे गए, नाना प्रकार के व्यंजन, कि ये आप खाइए, पूरी व्यवस्थाएं की गई। और पहले जब वो कहीं रुके हुए थे सम्मेलन से पहले, सम्मेलन के बाद फेम मिला तो ये होने लगा। अब क्या हुआ दोस्तों, जब उनके सामने नाना प्रकार के व्यंजन परोसे गए, तो उन्होंने वो व्यंजन ग्रहण करने से मना कर दिया, कि मैं तो जो सादा खा रहा था, जो अपना सिंपल खाना खा रहा था वही खाऊंगा। उनसे वजह पूछी तो दोस्तों उन्होंने वजह में बताया कि मेरे देश के जो नागरिक हैं, मेरे देश के जो वासी हैं, वो भूख में हैं, मेरे वो देश में इतनी समस्याएं चल रही हैं, और मैं यहाँ ये सब करूंगा, ये मैं नहीं करूंगा। यानी कि ये है बेस्ट एग्जाम्पल है एम्पैथी का, वो समझ भी रहे हैं कि क्या हो रहा है, प्लस साथ में उसके साथ एक्शन भी कर रहे हैं कि मैं ये नहीं करूंगा, उसको समझ रहे हैं और साथ में फील भी कर रहे हैं। ये है एम्पैथी और सिंपैथी में डिफरेंस भी हो गया। और एम्पैथी को देखो, इसको पढ़ते हैं कि वे समानुभूति, परानुभूति या तदनुभूति व्यक्ति की वह गहरी संवेदनात्मक समझ एवं क्षमता है जिसमें वह स्वयं को दूसरे लोगों की स्थिति से जोड़कर कनेक्ट कर रहा है ना, उसको, उसके घर में दिक्कत है, मेरे भी सेम ऐसे हो रहा है जो वहां हो रहा है। स्वामी विवेकानंद जी ने, यहाँ लोग अगर भूख में थे तो जो सादा खा रहे थे उन्होंने वही किया, स्थिति से जोड़कर उनकी मन स्थिति को समझते हुए समस्या के स्वरूप एवं उसकी गहनता को महसूस करते, उसको फील करते। समानुभूति प्रभावपूर्ण संवाद में बाधक अनेक कठिनाइयों को दूर कर सकता है। यह है दोस्तों एम्पैथी, हमने एम्पैथी को देखा है। अब इसकी मुख्य बातें क्या है एम्पैथी में, देखो एम्पैथी अगर होगी दोस्तों किसी सिविल सर्वेंट में, उसके अंदर समानुभूति होगी, जैसा उसके सामने कोई समस्या आ रही है उसको समझेंगे और समझ के उस तरीके का रिएक्ट भी करेंगे, तो इससे क्या होगा, आमजन की जो समस्याएं उनको तन्मयता से सुनेगा कोई भी सिविल सर्वेंट होगा। अब इसको मान लीजिए कि कोई सिविल सर्वेंट है, डीएम साहब है, अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, एसी चल रहा है, और मान लीजिए कोई व्यक्ति आया है आमजन सुनवाई के लिए, कुछ अपनी दुख दर्द जो पीड़ा है वो बता रहा है कि साहब मेरे साथ ये हो गया, मेरे घर में चोरी हुई है, XYZ। आप डीएम साहब या एसपी साहब बैठे हुए हैं, एसपी साहब चाय की चुस्की ले रहे हैं, साथ में मोबाइल देख रहे हैं, उस व्यक्ति की तरफ देख भी नहीं रहे, अपना मोबाइल चला रहे हैं, चाय पी रहे हैं। हाँ हाँ बताइए, अच्छा ठीक है, अच्छा फिर क्या हुआ, अच्छा ठीक है। तो आपको क्या लगता है, वो जो व्यक्ति अपनी पीड़ा दर्द सुना रहा है उसको ये फील आएगा कभी, उसको लगेगा कि जो मैं समस्या बता रहा हूँ इस पर कुछ एक्शन होगा? नहीं लगेगा। जब तक आप उसको तन्मयता से सुनोगे नहीं कि भाई ये जो बता रहा है उसको सुनो तो सही, सुन के उसकी गहनता को महसूस नहीं करोगे, जो ये समस्या बता रहा है उसकी क्या है, क्या करना है उसके लिए, अपनी संवेदना नहीं प्रकट करोगे कि यार जो भी हुआ है आपके साथ, ये चोरी हुई है तो इस पर ये एक्शन लूंगा मैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अपनी क्षमता का उपयोग करके समस्या का निराकरण करना, समानुभूति से युक्त अधिकारी जनता की समस्याओं को जानकर उनका समुचित हल निकाल सकता है। अब एक तो ऐसा ऑफिसर है जो अभी बताया चाय की चुस्की चल रही है, मोबाइल देख रहे हैं, जो कोई व्यक्ति दुख दर्द अपना बता रहा है उसको सुन ही नहीं रहे, अपनी कंप्लेन जो बता रहे हैं उसको सुन ही नहीं रहे,
एक ऐसा है जो बता रहा है, उनको ध्यानपूर्वक सुन रहा है, तो उसका नजरिया अलग होगा ना, वो जन भागीदारी बढ़ेगी ना, उसका विश्वास बढ़ेगा ना प्रशासन में कि यार वो जब मैं उन डीएम साहब के पास गया था तो बहुत अच्छे से सुना, सुन के सारी समस्या को समझा, मुझे भी समझाया कि आपके साथ ये हुआ है और ये भी बताया कि मैं इस पर ये करूंगा। और एक डीएम साहब ऐसे हैं जो चाय की चुस्की चल रही है, मोबाइल ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति क्या सोचेगा कि यार इधर तो बताने का ही कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हो ना सिंपैथी का भाव, एम्पैथी का भाव क्या है? ये एम्पैथी है दोस्तों टुवर्ड्स द वीकर सेक्शन। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, अब डिफरेंस जो अभी हमने देखा कि एम्पैथी और सिंपैथी में क्या डिफरेंस है, अभी समझा। तो क्या है दोस्तों कि समानुभूति और सहानुभूति, एम्पैथी एंड सिंपैथी, दोनों मनुष्य के संवेगात्मक पक्ष से संबंधित है, परंतु समानुभूति में जहां हम दूसरों की भावनाओं को समझते हैं और उसमें साझेदार भी बनते हैं। देखिए एम्पैथी में क्या हो रहा है, हम उसकी भावनाओं को समझ भी रहे हैं और उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, साझेदार भी हो रहे हैं, ये है सिंपैथी। वहीं सहानुभूति जो एम्पैथी, सॉरी ये है एम्पैथी, वहीं सहानुभूति जो है सिंपैथी, ऐसी भावना है जिसमें दूसरों को कठिनाई में देखकर औपचारिक रूप से अपनी संवेदना तो व्यक्त करते हैं, संवेदना देते हैं, ढाढ़स बंधाते हैं उसको कि यार तेरे साथ, जो भी दोस्तों वाला एग्जांपल समझा ना कि यार तेरे साथ ठीक नहीं हुआ, गलत हुआ, बस संवेदना दे रहे हो आप, लेकिन उसकी कठिनाइयों को समझने और साझेदार बनने का प्रयास नहीं करते, उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते, बस हाँ उसको ढाढ़स बंधाया बोल देते हैं जो भी तेरे साथ हुआ ठीक नहीं हुआ है, औपचारिक रूप से अपनी संवेदना सिंपैथी व्यक्त कर देते हैं। एम्पैथी नहीं है, जुड़ाव फील नहीं कर रहे हैं उसके साथ, साझेदार नहीं हो रहे हैं उसमें। इस रूप में देखें दोस्तों तो जो एम्पैथी है, समानुभूति है, वो सहानुभूति से एक कदम आगे है ना, सिंपैथी तो पीछे है, एम्पैथी उससे भी आगे है। ठीक है, सहानुभूति जहां एक तरफा व्यवहार है, एक तरफा ही तो है, वहीं समानुभूति दूसरे की समस्या को महसूस करके किया गया, मतलब एक तरफा व्यवहार कैसे, ये जो है सिंपैथी, सहानुभूति, आप गए दोस्त के पास, वो दुख में था, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, आप तो गाड़ी में जैसे गए वैसे हंसते खेलते जा रहे थे, वैसे ही आए, तो एक तरफा ही तो व्यवहार हो रहा है। वहीं एम्पैथी में क्या हो रहा है, जैसा उसके साथ हुआ है आप भी वही व्यवहार कर रहे हो। ठीक है, समानुभूति में अगर देखें तो केवल जो ये है समानुभूति, सिंपैथी में जो संज्ञानात्मक तत्व है, यानी जो समस्या हुई है उसके स्वरूप को आप समझ रहे हो, कारण को समझ रहे हो, जबकि सहानुभूति में आप केवल भावात्मक संवेग है, सिर्फ भावात्मक रूप से आप थोड़ा सा बोल रहे हो, बस उससे ज्यादा सिंपैथी में कुछ नहीं है। एम्पैथी उससे आगे का है। आई होप सिंपैथी और एम्पैथी का जो डिफरेंस है ये भी आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं दोस्तों कि भाई कमजोर वर्गों के प्रति सहिष्णुता का भाव, टॉलरेंस टुवर्ड्स द वीकर सेक्शन। बहुत सिंपल है, टॉलरेंस क्या है भाई, अपने से कोई भिन्न व्यवहार कर रहा है, मान लो हमारा बिहेवियर कुछ अलग तरीके का हो सकता है, किसी का अलग तरीके का बिहेवियर हो सकता है, हमारा मत कुछ और हो सकता है, किसी और का मत ओपिनियन कुछ और हो सकता है, किसी और का दृष्टिकोण अलग हो सकता है। अब उसको जो सहन करने की योग्यता है ना, वो ही सहिष्णुता है, टॉलरेंस है। ऐसा नहीं कि मेरा जो व्यवहार है सबसे बेस्ट है, मेरा जो मत है सबसे बेस्ट है, मेरा जो ओपिनियन है वही सबसे अच्छा है, मैं जो सोचता हूँ वही सब अच्छा है, मैं जो करता हूँ वही अच्छा है, ऐसा नहीं है। दूसरे को भी आप सहन करो कि उसका भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, वो टॉलरेंस है। अब अगर इसका हम नेगेटिव अर्थ देखते हैं, थोड़ा संकीर्ण अर्थ देखते हैं, तो क्या आता है कि भाई सहन कर रहे हो आप, तटस्थ रह रहे हो, यहाँ ठीक है मुझे कोई मतलब नहीं, न्यूट्रल हो, असंवाद का भाव है, यानी कुछ नहीं बोल रहे हो, तो वो टॉलरेंस नहीं है कि आप सुन रहे हो चुपचाप जो कुछ कह रहा है, वो टॉलरेंस नहीं है। या फिर आप नहीं कि मैं इसके बारे में भी नहीं बोलूंगा, इसके बारे में भी नहीं बोलूंगा, ये तटस्थ रहना, ये टॉलरेंस नहीं है। सहन करना, ये भी टॉलरेंस नहीं है। इसका जो ब्रॉड टर्म है, ब्रॉड जो अर्थ है, ब्रॉड जो मीनिंग है, सकारात्मक जो अर्थ है, वो है कि सहिष्णुता का ऐसे है उन विचारों, मतों, धर्मों, यानी कि आपसे भिन्न के किसी का विचार है, आपसे अलग किसी का कोई मत है, आपसे अलग किसी का कोई धर्म है, आपसे अलग किसी का कोई व्यवसाय भी हो सकता है, उसके आदि के भी अस्तित्व को स्वीकार करो आप कि भाई हाँ तेरा भी है, मेरा भी है, उनका सम्मान भी करो कि भाई तेरा अच्छा है, मेरा भी अच्छा है, उनका भी आप सम्मान कर रहे हो, मैं अपना भी सम्मान कर रहा हूँ। सम्मान करना, और जो उसके विचार, मत और धर्म से भिन्न है, हाँ वही मैं जो बता रहा था, भाई मेरा विचार, मत, धर्म, ओपिनियन, दृष्टिकोण कुछ अलग है, किसी दूसरे का अलग है, तो मुझे उनका भी सम्मान करना चाहिए, हाँ आपका भी अच्छा है, मेरा भी अच्छा है, ये भाव नहीं होना चाहिए कि सिर्फ मेरा ही अच्छा है। ठीक है, ये सहिष्णुता है। अब सामाजिक समरसता और भाईचारे को बढ़ाने के लिए सहिष्णुता की अवधारणा का होना आवश्यक है। अब दोस्तों टॉलरेंस होगा तो ये जो सांप्रदायिकता है, कट्टरता है, उसका रीजन टॉलरेंस नहीं है, यही तो है। अगर सहिष्णुता का भाव हो तो कट्टरता, सांप्रदायिकता ये सब हो ही नहीं। ठीक है, अगर सिविल सेवक में सहिष्णुता का भाव होगा तो वह गरीब वर्ग, दुखी एवं कमजोर वर्ग की दशा को सुधारने के लिए भीतर से प्रेरित एवं प्रतिबद्ध होगा। होगा कि नहीं होगा?
फिर सभी धर्मों के व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी कार्य करेगा। उसको किसी धर्म से, किसी जाति से, किसी दूसरे के मत से, उसको किसी दूसरे के व्यवहार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये है दोस्तों कमजोर वर्गों के प्रति सहिष्णुता का भाव। अब कमजोर वर्गों के प्रति करुणा का भाव अगर देखें हम, कंपैशन टुवर्ड्स द वीकर सेक्शन, तो इसका दोस्तों, इसका करुणा का सीधा सीधा से प्राणी मात्र के लिए मंगल कामना के भाव। अब इसमें प्राणी मात्र में सभी के लिए, अब इसमें भी कोई भेदभाव नहीं होगा कि किसी खास मेरी जाति के लिए, मेरे धर्म के लिए, इनके लिए, सबके लिए मंगल कामना का अगर भाव है, आपके करुणा का भाव है, ये दया से ऊपर है। दया अलग चीज है, ठीक है, दया करुणा, दया से ऊपर। जैसे सिंपैथी से आगे एम्पैथी था ना, ऐसी दया से आगे करुणा है। करुणा दुखी एवं कमजोर व्यक्तियों या प्राणियों के प्रति उत्पन्न होने वाली ऐसी भावना है दोस्तों, जो उनकी कमजोर एवं दुखद स्थिति को समझने, जो उनकी कमजोर दुखद स्थिति क्यों है उसको समझेंगे, उनके प्रति एम्पैथिक कंसर्न, समानुभूति मूलक चिंता रखने और उनके दुखों को दूर करने के प्रयासों को प्रोत्साहित करती है। इसमें दुखियों एवं जरूरतमंदों की मदद एवं सेवा का भाव निहित है। वही दोस्तों जो हम बता रहे थे, करुणा से युक्त व्यक्ति धर्म, जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, इनके आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। बुद्ध भी तो दोस्तों करुणा के सागर कहा जाता था बुद्ध को। बुद्ध मतानुसार भी करुणा वह है जो अच्छे लोगों के हृदय को पर पीड़ा से द्रवित कर देती है। परोपकार की मूल भावना करुणा में ही निहित है। आपका कंपैशन होगा वीकर सेक्शन के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, तो उसकी जो पीड़ा है उसको आप समझोगे और उसको दूर करने की कोशिश करोगे। और दोस्तों एक सिविल सर्वेंट में इतनी पावर गवर्नमेंट उसको देती है कि वो सैकड़ों या हजारों लोगों की जिंदगी बदल सकता है, ठीक है। अगर लोक सेवक में दोस्तों करुणा का भाव होगा तो वह गरीब वर्ग, वही दुखी कमजोर वर्ग की दशा को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होगा, समावेशी विकास का लक्ष्य हासिल होगा। ये सब इसके वो है शासन प्रशासन में उपयोगिता कमजोर वर्गों के प्रति करुणा के भाव की। अब दोस्तों देखिए वही एम्पैथी, टॉलरेंस एंड कंपैशन। देखो इसमें गांधी, वैसे तो ये गुजरात के कवि थे, आई थिंक नरसिंह मेहता, उनकी ये भजन था, बट गांधी जी की प्रार्थना में डेली ये गाया जाता था। देखो ये इसको कमजोर वर्गों के प्रति समानुभूति, सहिष्णुता, करुणा, इसको सबको एक जगह समेट देगा ये दो लाइन जो है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान न आने रे। गांधी जी। दोस्तों इसका मतलब है कि भाई अर्थात क्या कह रहा है कि सच्चा वैष्णव कौन है? वही है जो दूसरों की पीड़ा को समझता है, दूसरों की दुख दर्द को समझता है, दूसरों के दुख पर जब वह उपकार करे, मान लो उनके लिए कुछ कर रहा है, तो अपने मन में कोई अभिमान ना हो उसको। ये लाइन देखो जो पूरा पढ़ा है ना, कमजोर वर्गों के प्रति समानुभूति, सहिष्णुता, करुणा, सबको एक जगह समेट देती है। वैष्णव जन तो तेने कहिए, वही है असली वैष्णव जन जो दूसरों की पीड़ा को समझता है। तो सिविल सर्वेंट में भी ये होना चाहिए। गांधी का ये कोट कर सकते हैं हम कहीं भी। फिर गांधी का जंतर देखिए दोस्तों, गांधी का जंतर है ना, ये आपको कहीं भी कोई भी डिसीजन लेने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई सिविल सर्वेंट है उसको कोई डिसीजन लेने में कोई दिक्कत आ रही है, तो गांधी जी कहते थे, गांधी जी ने एक जंतर दिया था कि मैं तुम्हें एक जंतर देता हूँ कि आप जो भी स्टेप लेने वाले हो, जो भी आप निर्णय लेने वाले हो, तो आप सबसे पहले सोचिए कि आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जो जीवन में आपने अब तक जो देखा है वो सबसे गरीब और सबसे कमजोर व्यक्ति को जो तुमने जीवन में देखा है कभी भी, उस गरीब व्यक्ति की या उस कमजोर व्यक्ति के फेस को याद कीजिए, उसकी शक्ल याद करो, और उस शक्ल को याद करके, उसका शक्ल याद करके आप ये सोचिए कि जो मैं डिसीजन लेने वाला हूँ, जो मैं करने वाला हूँ, क्या इससे उस व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या उस पर कुछ अच्छा प्रभाव पड़ेगा या उस पर कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अगर अच्छा प्रभाव पड़ेगा तो वो डिसीजन आप जरूर लीजिए। गांधी के जंतर को कोट कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आज की हमारी क्लास थी, सिविल सेवा हेतु कुछ बुनियादी मूल्य। अगली जो क्लास है कल और परसों, वो हमारा टॉपिक 4 इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता या भावनात्मक समझ, उसको हम डिस्कस करेंगे। इस वीक में हम टॉपिक 4 को भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, रिवीजन करते रहिए आप। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू।